ओके, सो अब है हमारे पास लोअर लिम्ब के वेन्स के क्लिनिकल्स। वेन्स में के क्लिनिकल्स करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वेन्स किस तरह की होती हैं लोअर लिम्ब्स में। तो लोअर लिम्ब में बेसिकली 3 टाइप की वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल, डीप एंड परफोरेटिंग। अब ये वाली जो वेन नज़र आ रही है इन द सुपरफिशियल फेशिया इन द सबक्यूटेनियस फैट, दैट इज़ बेसिकली द सुपरफिशियल वेन। और ये कौन सी वेन्स होती हैं? ग्रेट एंड स्मॉल सेफनस वेन होती हैं, जो कि लेग में और थाई में प्रेजेंट होती हैं। और थाई में जो सेफनस ओपनिंग है, ठीक है, ये वाली जो सेफनस ओपनिंग है इसमें जाती हैं और पोस्टीरियरली जाके ये फेमरल वेन में ड्रेन कर जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास विनाई कॉमेंटेंट्स होती हैं। जो स्मॉल सेफनस वेन है ना, वो या तो पोप्लिटियल फॉसा में जाके ड्रेनेज कर रही होती है या फिर डायरेक्ट ग्रेट सेफनस वेन में ड्रेनेज कर रही होती है। तो उसके 2 रूट्स हो सकते हैं। विनाई कॉमेंटेंट्स बेसिकली अगर यहाँ पे 2 चीज़ें देखने वाली हैं इस डायग्राम में कि एक तो इसने अपने राइट और लेफ़्ट साइड से आर्टरी को कवर किया हुआ है, विनाई कॉमेंटेंट्स की फॉर्म में है। तो ये आर्टरी बेसिकली कौन सी होती है? इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज़। और जो हमारे पास ये डीप वेन होती है डैट इज़ पोप्लिटियल वेन और फेमरल वेन आ जाती हैं डीप वेन्स में, जो कि लेग और थाई में प्रेजेंट होती हैं। और साथ ही साथ जो इसके अराउंड चीज़ प्रेजेंट है डैट आर द मसल्स, ठीक है। तो इन आर्टरी की भी और मसल की भी इम्पॉर्टेंस होती है इन द मस्क्यूलोवेनस पंप में, डैट वी विल डिस्कस लेटर। और इसके अलावा जो बीच में ये नज़र आ रही हैं परफोरेटिंग वेन, इनको हम कम्युनिकेटिंग वेन भी कह रहे होते हैं, जो कि कम्युनिकेट कर रही होती हैं बिटवीन द सुपरफिशियल एंड द डीप वेन। अब इसमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल होते हैं और यहाँ से ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करवा रही होती हैं, बेसिकली फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन्स टू द डीप वेन्स, ठीक है। सुपरफिशियल वेन में हमारे पास हाई प्रेशर ब्लड है और हमारे पास जो डीप वेन है उसमें लो प्रेशर ब्लड है। तो सेफनस वेन से ये डीप वेन्स में आइदर इन द पोप्लिटियल वेन और फेमरल वेन ये जो है वो ब्लड का फ्लो करवा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेल्व देखें, ठीक है, ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द डीप वेन ना, तो सुपरफिशियल से डीप वेन की तरफ जो है ब्लड मूव कर रहा होता है। अब इसी से बात आ जाती है लोअर लिम्ब वीनस पंप की, या मस्कुलर पंप भी हम इसे कहते हैं, या मस्क्यूलो वीनस पंप भी कहते हैं। अब होता क्या है कि एक्सरसाइज के केस में या नॉर्मल अगर हम अपनी लेग को फ्लेक्स करते हैं तो बेसिकली इन आर्टरी की पल्सेशन होती है, ठीक है। इन आर्टरीज़ की पल्सेशन की वजह से ऑब्वियसली जो हमारे पास वेन्स हैं जो उसको सराउंड कर रही हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, और इसी प्रेशर की वजह से जब वो वेन्स जो है वो क्या नाम है दबेंगी तो अपना ब्लड जो है वो टूवर्ड्स द हार्ट पंप करेंगी। टूवर्ड्स द हार्ट क्यों पंप करेंगी? क्योंकि जो इन वेन्स में वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स दी हार्ट। तो इस तरह से अगर आर्टरीज़ की पल्सेशन होती है तब भी हमारे पास जो ब्लड है वेन्स से फ्लो करके हार्ट की तरफ जाएगा। और साथ ही साथ हमें पता है कि एक्सरसाइज में जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही होती है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी इन वेन्स पे एक प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से अगेन जो ब्लड है वो टूवर्ड्स द हार्ट मूव करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? मस्क्यूलो वीनस पंप कहते हैं, जो कि बेसिकली ब्लड को वेन से हार्ट में पंप कर रही होती है। और इसी तरह से अब एक और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात भी है कि एक्सरसाइज के केस में डीप वेन्स में ज़्यादा प्रेशर जो है ब्लड का डेवलप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द सुपरफिशियल वेन। तो फिर तो ब्लड को डीप वेन से सुपरफिशियल में आ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि परफोरेटिंग वेन में जो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा डीप वेन्स की तरफ होती हैं, तो इस वजह से जो वेल्व्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस फ्लो को, जिसकी वजह से डीप वेन में सुपरफिशियल वेन तक ब्लड जो है नहीं पहुंच पाता, ठीक है। और इसी तरह से जब एक्सरसाइज की कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और जो आर्टीरियल पल्सेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा ब्लड, और ऑब्वियसली यहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट में पंप हो गया। तो अगेन क्या होगा कि सुपरफिशियल वेन से जो ब्लड है वो डीप वेन्स में थ्रू द परफोरेटिंग वेन्स वाल्व के थ्रू जो है वो डीप वेन्स में मूव कर जाएगा। अब हमारे पास एक इसी से को मद्देनज़र रखते हुए कंडीशन आ जाती है, दैट इज़ द वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स बेसिकली वो वेन्स होती हैं जिनका लार्जर डायमीटर होता है देन द नॉर्मल, और वो इलोंगेटेड और टॉर्चुअस होती हैं। अब यहाँ पे इस फिगर में नज़र आ रहा है कि इस बंदे की बहुत ज़्यादा ये बल्बस सी जो है वो हमें मैसेस नज़र आ रहे हैं इन द सुपरफिशियल फेशिया में होंगे, तभी ये हमारे पास सबक्यूटेनियसली नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? वेरिकोज वेन्स होती हैं जो कि
सुपरफिशियल वेन्स में होती हैं। और ये बेसिकली इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं वेरिकोसिटी की, कि एक तो या तो वेन वॉल्स की जो है वो हेरिडिटरी वीकनेस होती है जिसकी वजह से पंपिंग सही तरह से नहीं हो पाती है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इनकॉम्पिटेंट वेल्व्स का। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, कि वेल्व्स जो है वो यूनी डायरेक्शनल हैं, ठीक है, ये टूवर्ड्स द हार्ट यहाँ पे ब्लड जो है इस केस में मूव कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही डीप वेन्स से एक्सरसाइज की कंडीशन में, जैसे अभी हमने कहा था कि डीप वेन्स में जो है सुपरफिशियल में आ सकता है ब्लड ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर इन द डीप वेन्स, लेकिन चूँकि जो हमारे पास वेल्व्स हैं उनकी डायरेक्शनल एक तरफ की है टूवर्ड्स द डीप वेन, इस वजह से ये वेल्व्स खुलते ही नहीं है और जो ब्लड है वो डीप वेन से सुपरफिशियल वेन्स में नहीं आ सकता। लेकिन अगर इन वेल्व्स की इनकॉम्पिटेंसी हो जाए, जैसे कि इस वाली फिगर में नज़र आ रहा है, अब ये वेल्व जो है वो पेटेंट हैं, ठीक है, इस वेन का जो हमारे पास सरफेस एरिया वो भी इंक्रीज्ड है और वेल्व जो है वो पेटेंट हो गए ड्यू टू द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ वेल्व्स, ठीक है। इस वेल्व्स की स्टीनोसिस होती है या व्हाटसोएवर जो भी कॉज है उसकी वजह से ये वेल्व्स अब पेटेंट है। और जो डीप वेन्स से हमारे पास ब्लड है, हाई प्रेशर ब्लड था, ऐसे पेशेंट ने जब एक्सरसाइज की तो उसका जब हाई प्रेशर ब्लड बना इन द डीप वेन्स, तो डीप वेन से ब्लड फ्लो करके आ गया सुपरफिशियल वेन में। और जब सुपरफिशियल वेन में ब्लड आया तो हमारे पास क्या बन गई, वेरिकोसिटी बन गई इन द सुपरफिशियल फेशिया और सुपरफिशियल वेन्स में दैट आर प्रेजेंट इन सुपरफिशियल फेशिया। और इस तरह की जो बल्बस और टॉर्चुअस अपीयरेंस है वो नज़र आ गई इन द लेग। तो बेसिकली ये कॉज है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है एज अ रिज़ल्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज या एब्डोमिनल ट्यूमर्स के केस में, उसकी वजह से भी वेरिकोसिटी आ सकती है, क्योंकि एब्डोमेन से जो है वो प्रेशर पड़ेगा लोअर लिम्ब पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा इन द सुपरफिशियल वेन्स। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लाइगेशन कर देते हैं सुपरफिशियल वेन्स की। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, जब तक हम सुपरफिशियल वेन्स निकाल नहीं लेते तब तक ऑब्वियसली वेल्व्स की तो इनकॉम्पिटेंसी हो गई है या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो किया जा रहा है। तो हम इन वेन्स की लाइगेशन कर देते हैं और परफोरेटिंग वेन्स की भी हम डिवीज़न कर सकते हैं ताकि जो वेल्व्स हैं इनकॉम्पिटेंट हो गए उसकी वजह से डीप वेन्स में, सुपरफिशियल वेन्स में ब्लड फ्लो ना करे, ठीक है। तो इसके लिए हम लाइगेशन या डिवीज़न के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नोन एज कट डाउन, ठीक है, ग्रेट सेफनेस वेन कट डाउन। अब ये कट डाउन क्या होता है, एक्सपोजर होता है इन वेन्स का थ्रू द इंसिशन इन द स्किन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे कि इंसिशन की हुई है, कट लगाया हुआ है स्किन में और उससे हमारे पास जो वेन है वो एक्सपोज हो गई है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कट डाउन। इसमें हम जो है एंकल पे भी कट डाउन कर सकते हैं और ग्रॉइन रीजन में भी कट डाउन कर सकते हैं। एंकल रीजन में कट डाउन का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोशियस इन्फ्यूजन में देखा था कि एनेस्थीसिया दिया था 1 इंचेस डिस्टल टू द ट्यूबरोसिटी में दिया था ताकि हम एनेस्थेसाइज और ब्लॉक कर सकें जो इंफ्रापेटेलर ब्रांच ऑफ सेफनेस नर्व है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे भी एंकल कट डाउन में सबसे पहले एनेस्थीसिया देंगे और किसको ब्लॉक करेंगे, सेफनेस नर्व को, विच इज़ अल्टीमेटली द ब्रांच ऑफ फेमोरल नर्व, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेडियोलस सेंसरी नर्व सप्लाई कर रही होती है। और हमें पता है कि जो ग्रेट सेफनेस वेन है वो डोर्सल वीनस आर्च के मीडियल एंड से को ड्रेन करते हुए इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेडियोलस अपवर्ड लेग में अपना सफ़र करती है, ठीक है। तो क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले जो सेफनेस नर्व है उसको एनेस्थेसाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे कि एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन भी कहाँ पे करेंगे, जस्ट एंटीरियर एंड सुपीरियर टू द मीडियल मेडियोलस। यहाँ पे जब हम कट डाउन करेंगे तो हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो ग्रेट सेफनेस वेन ऑब्वियसली मिलेगी और साथ ही साथ जो सेफनेस नर्व है वो भी नज़र आएगी, डैट इज़ जस्ट एंटीरियर टू द वेन, ठीक है। और यहीं से हम फिर लाइगेशन कर लेंगे वेन की। दूसरी जगह है ग्रॉइन। ग्रॉइन कट डाउन में भी सिंपली होगा यही कि ट्रांसवर्स इंसिशन ही करेंगे, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि जो एनेस्थीसिया देंगे टू ब्लॉक द नर्व्स दैट आर इलियो इंग्वाइनल नर्व एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जो कि सप्लाई कर रही है एरिया ऑफ द थाई ऑफ स्किन को बिलो एंड लैटरल टू द स्क्रोटम और लेबियम एजेस, ठीक है। तो इस एरिया को जो इलियो इंग्वाइनल और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही है उनको हम एनेस्थीसिया देकर ब्लॉक कर लेंगे ताकि जो हमारे पास
नर्व इम्पल्सेस है वो ब्रेन में ना जाए और इस एरिया पे पेन ना फील हो। फिर अगेन वही है कि 1.5 इंचेस बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ये प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसके 1.5 इंचेस बिलो एंड लैटरल हम एक कट डाउन करेंगे, अगेंस्ट ट्रांसवर्स ही कट डाउन करेंगे और हमें जो है वो फेमरल वेन नज़र आ जाएगी और फेमरल वेन की हम क्या कर लेंगे, लाइगेशन कर लेंगे। और एक और भी हमारे पास ये तरीका है कि जो फेमरल वेन है, ठीक है, सॉरी फेमरल आर्टरी है, उसकी पल्सेशंस फील होती हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ही मिडल में फील होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि फेमरल आर्टरी के मीडियली फेमरल वेन प्रेजेंट है, तो हम सिंपली यहाँ पे जो है वो पैल्पेट करके कट डाउन कर सकते हैं और फेमरल वेन को हम लाइगेट कर सकते हैं। फेमरल वेन को नहीं, सॉरी, ग्रेट सेफनेस वेन को हम लाइगेट कर सकते हैं। ग्रेट सेफनेस वेन जो है इसी सेफनेस ओपनिंग के थ्रू पोस्टीरियरली जाके फेमरल वेन में ड्रेन हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कट डाउन करेंगे, फेमरल आर्टरी के बिल्कुल मीडियली ग्रेट सेफनेस वेन पड़ी है और इसी ग्रेट सेफनेस वेन की लाइगेशन कर लेंगे सिंपली। इसके अलावा जो ग्रेट सेफनेस वेन है वो कोरोनरी बाईपास सर्जरी में भी इस्तेमाल होती है, जो कि ऑक्लूसिव कोरोनरी डिजीज़ होती हैं, किसी भी वजह से ऑक्लूजन होगी या थीरोसेक्लोरोसिस की वजह से या एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से। इस केस में हम क्या करते हैं कि जो डिजीज़ आर्टीरियल सेगमेंट है उसको बाईपास कर देते हैं और उसकी जगह ग्रेट सेफनेस वेन का सेगमेंट इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट करते वक्त जो वीनस सेगमेंट है उसको रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जो वेल्स उसमें प्रेजेंट है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हार्ट प्रेजेंट है, तो वीनस सेगमेंट हम रिवर्स करेंगे ताकि अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड की मूवमेंट हो। और दूसरी बात यह है कि जो ब्रेकियल और फेमरल आर्टरीज़ की भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती हैं तो उनको भी हम ग्रेट सेफनेस वेन के थ्रू जो है बाईपास कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास एक चीज़ आ जाती है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की, जिसे हम मोस्ट कॉमनली DVT भी कहते हैं। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या होती है, डीप वेन्स की जो है कि थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है और बेसिकली इधर होता क्या है, स्वेलिंग फील होती है डीप वेन्स में और इराइथमा होता है, यानी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है डीप वेन्स में। तो ये जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो रही है डीप वेन्स में, ये हो क्यों रही है, वीनस स्टेसिस या स्टेग्नेशन की वजह से, ठीक है। वीनस स्टेसिस या स्टेग्नेशन को हम सिंपली वीनस पूलिंग भी कह सकते हैं। डीप वेन्स में अगर वीनस पूलिंग हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि थ्रोम्बस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, या स्वेलिंग हो जाएगी डीप वेन्स की, या उनका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो वीनस स्टेसिस हो रही है कि क्यों हो रही है, एक तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो फेशिया है वो लूज़ और इनकॉम्पिटेंट हो जाए, जिसकी वजह से वो रिजिस्ट ना कर सके मसल एक्सपेंजन को। अब हमने ये देखा था कि जब एक्सरसाइज का केस होता है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती थी, ठीक है, ऑब्वियसली मसल जो है वो फेशिया डी फेशिया से कवर्ड है, तो मसल की जब वो एक्सपेंजन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में क्या करते हैं वो वीनस पे वेन्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उसकी वजह से ब्लड जो है ऊपर जाता था टुवर्ड्स द हार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेशिया तो लूज़ है, ठीक है, तो मसल एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, तो उसको एक रूम मिल गया है वहाँ पे लेग में जो है अपनी जगह बनाने के लिए, तो इस वजह से वो वेन्स पे एक सिग्निफिकेंट जो प्रेशर डाल रहा था वो अब नहीं डाल पा रहा है, जिसकी वजह से जो डीप वेन्स में ब्लड था वो अब हार्ट की तरफ मूव करने के बजाय कहाँ पे हो रहा है, वहीं पे पूलिंग उसकी स्टार्ट होगी है डीप वेन्स में, और एज अ रिज़ल्ट क्या बन रहा है, थ्रोम्बस बन रहा है। दूसरी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वेन्स पे एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कि जो कॉन्टीन्यूस बेड पेशेंट्स होते हैं या जिनका लॉन्ग स्टे होता है हॉस्पिटल में, या फिर बैंडेज या फिर प्लास्टर्स पेशेंट्स को अगर किया होता है, तो उस रिज़ल्ट में भी हमारे पास क्या होता है कि मूवमेंट नहीं हो पा रही होती है एक तो लेग की, ठीक है, और ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वेन्स पे, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि कॉन्टीन्यूसली वेन्स ही में कूलिंग करवा रहा है ब्लड की टुवर्ड्स द हार्ट, मूव नहीं करवा पा रहा। और तीसरा ये कि मस्कुलर इनएक्टिविटी है, अब बिल्कुल ही मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या वेन्स पे प्रेशर डालेंगे। अगर फेशिया इस केस में इंटैक्ट भी है लेकिन मस्कुलर एक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वेन्स पे प्रेशर नहीं डालेंगे और उसकी वजह से भी मस्क्यूलोवीनस पंप जो है वो काम नहीं करेगा। अब यही डीप वीनस जो थ्रोम्बोसिस है, इसके साथ ही साथ अगर इसी की वजह से जो इन्वॉल्व वेन्स हैं, ठीक है, आसपास की जो वेन्स हैं उनकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, और ये यूजुअली DVT में डेवलप हो जाती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और अगेन यही इन वेन्स के में जो थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है
एज ए रिज़ल्ट ऑफ दीज कॉजेज़, जो कि बताया, ठीक है, जो थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ब्रेक होके जो है ट्रैवल कर सकता है टू द लंग, और लंग में ये जाके क्या बनाएगा, पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, एम्बोलिज्म हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल करके आया है अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। और ये जो है वो पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। जब ये पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, अब हमें पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग में आ रही है, और लंग में उसने प्योरीफाई करके लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में पल्मोनरी वेंस के थ्रू भेजना है। तो जब पल्मोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाएगी तो ब्लड जो है वो लंग में प्योरीफाई होने के लिए नहीं आएगा, और लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड ही नहीं ऑक्सीजनेटेड मिलेगा, तो वो आगे जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड पंप नहीं करवा पाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, डीवीटी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कॉज हुई, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कॉज हुई और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो गई।